वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप लोगों ने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहला काम यही करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और यहाँ पर अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। अब ये सैडल पीक है, ये माउंट थुलियर है, ये आपका माउंट दियावोलो है या फिर ये माउंट कोयल है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि सैडल पीक। सैडल पीक लोकेटेड कहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसमें ये है आपका उत्तरी अंडमान द्वीप में। ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप में ये लोकेटेड है। इसकी हाइट की बात करें 732 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद अगर हम माउंट थुलियर की बात करें तो माउंट थुलियर ये आपका निकोबार द्वीप समूह जो है उसका सर्वोच्च शिखर है और इसकी हाइट कितनी है 642 मीटर। ठीक है, वैसे हाइट तो नहीं पूछी जाती है बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। बट सैडल पीक के बारे में आप एकदम क्लियर रहिएगा कि सैडल पीक की हाइट कितनी है 732 है। ये हाईएस्ट पीक है इसलिए पूछा जा सकता है। निकोबार वाला पूछा नहीं गया है बट मे भी आगे पूछ लें। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ के जो पत्थर हैं, ठीक है, या फिर हम कहें तो यहाँ की चट्टानें हैं, वो बनी किसकी हैं, किसकी बनी है, मतलब किस तरीके की चट्टानें, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम बात करें टोटल कितने आइलैंड हैं। ठीक है, कितने आइलैंड हैं इन टोटल, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कितने ऐसे हैं जो इनहेबिटेटेड हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि 10 डिग्री चैनल ये किसको सेपरेट कर रहा है। अब ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कर रहा है, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल की तो वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से सेपरेट करता है। और अगर और स्पेसिफिक जाएं तो लघु अंडमान या फिर लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उसके बीच में पड़ता है आपका 10 डिग्री चैनल। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जब हम 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इन सब की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 10 डिग्री लेटीट्यूड यानी कि जो अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश आपका जो अंडमान और निकोबार, मतलब जो आपका लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, इसके बीच में जो पड़ रहा है वो आपका 10 डिग्री लेटीट्यूड है। इसी को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अंडमान और म्यांमार की बात करें तो अंडमान और म्यांमार इसको कौन सेपरेट कर रहा है, तो इसको आपका कोको स्ट्रेट जो है या फिर कोको चैनल जो है ये इसको सेपरेट कर रहा है अंडमान और म्यांमार को। भारत को श्रीलंका से कौन सेपरेट कर रहा है, तो दो हैं आपका, एक है आपका पाक स्ट्रेट और दूसरा है आपका मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स अलग अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है। इसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव की बात करें कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल पड़ रहा है, कौन उसको मतलब सेपरेट कर रहा है, तो लक्षद्वीप और जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में आएगा आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपको इन टोटल यहाँ पर याद रखना है कि अंडमान और निकोबार की बात करेंगे तो 10 डिग्री चैनल, अंडमान और म्यांमार की बात करेंगे तो कोको चैनल या फिर कोको स्ट्रेट। इसके अलावा भारत और श्रीलंका की बात करें तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। वहीं लक्षद्वीप और मालदीव की बात करें या फिर मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का एक वो आइलैंड है और जो मालदीव है इसके बीच में पड़ता है आपका 8 डिग्री चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बैरन द्वीप ये कहाँ पर लोकेटेड है, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, भूमध्य सागर में या फिर चीन सागर में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है, तो ये अंडमान सागर में है और पोर्ट ब्लेयर से ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है पोर्ट ब्लेयर से और ये साउथ एशिया और इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है ये। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैरन आइलैंड। इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सा नाम है? कर्नाटक तट है, मालाबार है, कोंकण है या फिर कोरोमंडल। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि कोंकण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखीय द्वीप है। अब ये लिटिल अंडमान है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है या फिर ये बैरन आइलैंड है। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। इसको अभी हमने देखा ही हुआ है, बैरन आइलैंड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य लोकेटेड है। अब ये एलिफेंटा है, निकोबार है, रामेश्वरम है या फिर ये आपका सालसेट है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप ये कौन सा है। अब ये माजुली है, अंडमान है, लक्षद्वीप है या फिर ये सालसेट। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, सालसेट। क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं और इंडिया का कौन सा महानगर है जो इसके ऊपर लोकेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप लोग बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि कोरी क्रीक निवेशिका ये कहाँ पर स्थित है। ये कच्छ की खाड़ी में है, ये खंबात की खाड़ी में है, कच्छ के लिटिल रण में है या फिर ये कच्छ के रण में है। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि कच्छ के रण में। अब ये इंडिया का जो हमारा गुजरात स्टेट है और इसी तरीके से पाकिस्तान का जो सिंध स्टेट है, इसके बीच का जो पार्ट है वहाँ पर जो है ये पड़ता है। ठीक है, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है कोरी क्रीक का, ये इन दोनों के बीच में पड़ता है और ये डिस्प्यूटेड जगह है। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपको दिया है छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो मालनाड। सो ये जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि मालनाड या फिर मालनाड ये कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये पूरा जो एरिया पड़ता है कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है या फिर लोकेटेड है। ये अंबाला है, खुर्जा है, करनाल है या फिर रोहतक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? खुर्जा आएगा, करनाल आएगा, रोहतक आएगा, अंबाला नहीं है। ठीक है, अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें तो एनसीआर रीजन में दिल्ली आता है, वो तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आपका राजस्थान आता है, यूपी आता है और आता है आपका हरियाणा। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो 2 ज़िले इसके आते हैं, एक है आपका अलवर और दूसरा आपका आता है भरतपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं। अब ये 8 ज़िलों में जो बुलंदशहर है उसके अंदर ही खुर्जा आता है। ठीक है, अब ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। तो ये 8 हैं। हरियाणा की बात करें तो 14 ज़िले हरियाणा के एनसीआर रीजन के अंदर आते हैं। ये कौन कौन सा है? गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है, मेवात है, पलवल है, इसके अलावा महेंद्रगढ़ है, जिंद है, भिवानी है और चरखी दादरी। तो इस तरीके से इन टोटल 14 हैं जो कि आपके हरियाणा के ज़िले हैं और एनसीआर के अंदर आते हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? जिसमें 2, 3 और 4 गिवन होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एनसीआर में सम्मिलित नहीं है।
अब किसका भाग सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का तो है, राजस्थान का भी है, यूपी का भी है, पंजाब का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। पर पूछा गया है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर आप टॉप 3 स्टेट उठा लेंगे उसमें ही आपको पता चल जाएगा। तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों को मिला दें तो तकरीबन 30% एरिया हिंदुस्तान का इन्हीं 3 राज्यों में समाहित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो राजस्थान के मरुस्थल के लिए सही है? यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है। दूसरा, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। इसके बाद शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर जो है उसका कुप्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भैया ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा, 1, 2 एंड 3 और 4। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि भाई सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में है 75। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो और स्टेट दिए हुए हैं, इन स्टेट में क्या स्थिति है, कितने यहाँ पर ज़िले हैं? अगर हम बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इन टोटल कितने हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए ये चीज़ पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं पता होगा और अरेंज करने के लिए आ गया तब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितने हैं, 36 ज़िले हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 37 ज़िले हैं। अब अगर आपसे कहीं इसमें पूछ लिया जाता कि आप अरेंज करके बताओ कि सबसे कम से शुरू होते हुए सबसे ज़्यादा जिलों की तरफ, तो उत्तर प्रदेश तो आप ठीक है सबसे ज़्यादा या सबसे कम दोनों में आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, बट जब हम महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात करेंगे तो एकदम ऑलमोस्ट बराबर है, 36-37। ठीक है, तो इसको अरेंज करना थोड़ा सा टिपिकल होता। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पता होता तब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते। तो बट यहाँ पर अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 37 और उत्तर प्रदेश में 75। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वाले वीडियो को शेयर करना, ये आपका काम है, इसको ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।